नमस्कार दोस्तों आज जिस शख्सियत को हम लोग याद कर रहे हैं, मुझे लगता है कि समकालीन भारतीय साहित्य में किसी भी व्यक्ति को आम आदमी, ख़ास आदमी, एलीट क्लास मेरा मतलब, और कॉमनर्स, और उसके अलावा संसदज्ञ, पार्लियामेंट मेंबर्स, पॉलिटिकल लीडरशिप और टिप्पणीकारों ने, स्तंभकारों ने जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा कोट किया, जिस व्यक्ति की चर्चा सबसे ज़्यादा की गई, वो दुष्यंत कुमार है, जो आज के दिन पैदा हुए थे। मित्रों, लोकप्रियता का शिखर मैं मानता इसलिए हूँ कि आम आदमी को उनके शेर याद हैं, इनकी पंक्तियाँ याद हैं, और अक्सर वो बात करते हुए या अपने भाषण को बल देने के लिए या अपनी दलील पर ज़ोर डालने के लिए इनका इस्तेमाल करना सबको वाजिब लगता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मुहावरा बन गई हैं, मुहावरा। और सबसे जो ख़ास बात थी इस शख्स में, दुष्यंत कुमार में, कि ये एक तो सिर्फ 42 साल जिए और 42 साल की उम्र तक ये लोकप्रियता का शिखर छू लिया इन्होंने। और दूसरी बात जो ख़ास है कि इस व्यक्ति का फुटकर कविता संग्रह और भी हैं, लेकिन साए में धूप के अलावा लोगों को कुछ नज़र नहीं आता। और साए में धूप का नाम जो है, वो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हो या वो राजनीति शास्त्र का बंदा हो या जिसकी कविता में या गज़ल में थोड़ी बहुत भी दिलचस्पी है, उसको साए में धूप याद है और साए में धूप की गज़लें लोगों को ज़बानी याद है। ये बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि इनका एक कंठ विष पाई और कुछ अन्य कृतियाँ भी आई, लेकिन चर्चा में साए में धूप ऐसी फैली कि आप अंदाज़ा क्या लगाएंगे। मैं आपको सही बात बताऊं कि प्रकाशकों ने इनके एक एक साए में धूप के एक एक संस्करण की हज़ारों प्रतियां छापी होंगी, लेकिन संस्करणों की संख्या अब आज की तारीख में 40 से भी ज़्यादा है। आप देखिए, उम्र देखिए और 40 संस्करण देखिए, और उसके बाद निरंतर अगर बिक्री में, रेलेवेंस में, प्रासंगिकता में चीज़ कोई बनी हुई है तो वो दुष्यंत की साए में धूप। मित्रों, शुरुआती दौर में इतना तीखापन नहीं था और लोग कहते थे कि हिंदी वालों को गज़ल लिखने से क्या वास्ता, गज़ल जो है ये विधा ही अलग है, इसका रौनक, इसका जो ज़िक्र है वो महफ़िलों में होता है, और ये कहाँ महफ़िलें और कहाँ राजनीतिज्ञ मंचों से कविता पाठ करने वाले लोग, इनका कोई आपस में रिश्ता नहीं है। लेकिन दुष्यंत ने वो रिश्ता जोड़ा, और ऐसा जोड़ा कि गज़ल के जो सारे के सारे पैरामीटर जो हैं वो अपने मुताबिक ढाल लिए, और ऐसे ढाले कि वो स्वीकार्य हो गए। किसी ने उनकी गज़लों पर कोई टेक्निकल रूप से, तकनीकी रूप से कोई कभी भी एडवर्स टिप्पणी या विपरीत टिप्पणी वाली बात सामने नहीं जुर्रत की किसी भी व्यक्ति ने, कि लोकप्रियता का इतना चरम, और उसके बारे में कोई बात कहने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। मित्रों, बहुत सारी चीज़ें मुझे भी ज़बानी इनकी याद हैं, क्योंकि मंच पर मुझे इनके साथ कविता पढ़ने का मौका मिला। सबसे बड़ी बात ये थी कि आपातकाल का जिक्र जब भी आता है तो उसमें गिनी चुनी कविताओं की चर्चा होती है, जिनमें धर्मवीर भारती की कविताएं भी हैं, नागार्जुन की भी हैं, बहुत सारे लोगों की है, लेकिन दुष्यंत तब भी छा गए थे। और बहुत सारी इनकी रचनाओं के प्रसारण पर आकाशवाणी में, दूरदर्शन पर पूरी पाबंदी लगा दी गई थी कि इसकी कविता नज़म कोई नहीं पढ़ेगा। लेकिन ये आदमी बिल्कुल अलग था, लीक से हट के लिखता था। आप अंदाज़ा लगाइए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उस वक्त के परिवेश पर सीधी टिप्पणी हैं, लेकिन सीधी टिप्पणी होने के बाद किसी ने ये नहीं कहा कि जनरलाइज्ड डिस्क्रिप्शन है। लोगों ने ये माना कि आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष का अगर इतिहास देखना हो तो दुष्यंत की गज़लों में इतिहास देखना समकालीन, ये बहुत बड़ी बात है। और लोग यही कहते थे कि उसमें देखा जा सकता है बखूबी। मुझे बहुत सारी चीज़ें याद हैं कि एक गज़ल तो ऐसा छा गई थी कि वो एक ही मंच से, जिस मंच पर मुझे मालूम है, मुझे याद है इस बात का जिक्र कि जिस मंच पे बैठा था मैं, उस मंच पर वो कविता दोस्तों 7 बार सुनी गई। और उसके बाद दुष्यंत ने हाथ जोड़े कि मैं अब इसके बाद 8वीं बार इस गज़ल को पेश करने में साफ इनकार कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी हौसला नहीं पड़ता कि मैं इसको बार बार दोहराऊँ।
और वो इसलिए भी कि मैं जब भी कोई गज़ल पढ़ता हूँ तो मैं मन से पढ़ता हूँ। मैं सिर्फ दाद के लिए नहीं पढ़ता, बल्कि एक चीज़ों को कन्वे करने के लिए, संप्रेषणीयता के लिए, चीज़ आगे पहुँचे। और जब आगे पहुँचती है चीज़, उसके बाद मुझे लगता है कि मैं कितना साथ साथ चल पाऊँगा, समझ नहीं आता। और एक कविता का, किसी भी गज़ल का 7 बार सुना जाना एक ही मंच से बार बार, तो ये बड़ी एक अपने आप में एक कीर्तिमान है मंचीय कविता का भी। और इनकी नज़्म जो थी वो विशेष रूप से था कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, कि तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में सही, कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि गज़ल की विधा में नए नए शब्दों का प्रयोग, बिल्कुल नई नई जो शैलियाँ हैं उनका प्रयोग बिल्कुल अनूठे ढंग से कर जाना, ये भी दुष्यंत की विशेषता रही है, जिसे बाद में जदीद गज़ल का एक पैरामीटर मान लिया गया। और जैसे आप अंदाज़ा लगाइए कि तू किसी रेल से गुज़रती है, कि तू किसी रेल से गुज़रती है और मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। अब ये जो संवेदनाओं और सूक्ष्म संवेदनाओं को जो पकड़ने वाली बात है, ये गज़ब ये इसी शायर में था। और इसकी कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, लोगों ने संकल्प शक्ति को दोहराने के लिए इसका इस्तेमाल किया कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। एक संकल्प शक्ति की पराकाष्ठा है, आप अंदाज़ा लगाइए। और एक गज़ल का मैं विशेष अगर उल्लेख नहीं करूँगा तो मुझे लगेगा कि मैं एक पाप कर रहा हूँ। वो थी इनकी विशेष रूप से हालात हाज़रा पर एक टिप्पणी। हालात हाज़रा पर टिप्पणी इससे सशक्त शायद आपको ज़्यादा दिखाई ना दें, लेकिन वो सामने थी कि अब किसी को भी नज़र आती नहीं कोई दरार, कि अब किसी को भी नज़र आती नहीं कोई दरार, घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार, कि घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार, कि रोज़ अखबारों में पढ़कर, रोज़ अखबारों में पढ़कर, ये प्रयोग बिल्कुल अछूते हैं और नए हैं, कि रोज़ अखबारों में पढ़कर ये ख़याल आया हमें कि इस तरफ आती तो हम भी देखते फसले बहार, कि रोज़ अखबारों में पढ़कर ये ख़याल आया हमें इस तरफ आती तो हम भी देखते फसले बहार, कि मैं बहुत कुछ सोचता रहता हूँ पर कहता नहीं, मैं बहुत कुछ सोचता रहता हूँ पर कहता नहीं, कि बोलना भी है मना सच बोलना तो दरकिनार, कि बोलना भी है मना सच बोलना तो दरकिनार, और रौन के जन्नत ज़रा भी मुझको रास आई नहीं, कि रौन के जन्नत ज़रा भी मुझको रास आई नहीं, कि मैं जहन्नुम में बहुत खुश था मेरे परवरदिगार, मैं जहन्नुम में बहुत खुश था मेरे परवरदिगार। और मतलब गज़लों में, गज़ल की विधा में अनूठे प्रयोगों का सिलसिला बांध देना और उसके बाद उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, उनकी स्वीकार्यता को इतना आगे तक ले जाना, ये इस महान कवि, शायर और चिंतक की एक अनूठी उपलब्धि थी। आज के दिन, जन्मदिन के अवसर पर उसको नमन करने को मन आपका भी करेगा और मेरा भी कर रहा है। शुक्रिया दोस्तों।